जय हिंद, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स। पाकिस्तान, कोई भी आदमी कितनी बार आईसीयू में जा सकता है, एक बार, दो बार, लेकिन एक ऐसा देश जो बार बार जाता है और आज की तारीख में 1958 से लेकर के 2025 के बीच में वो 24 से 25 बार आईसीयू में जा चुका है। आईसीयू का मतलब ये है कि जिंदा रहने के लिए उसको बेल आउट पैकेज आईएमएफ की तरफ से चाहिए होता है, वर्ल्ड बैंक से चाहिए होता है। आईएमएफ फिर से जो बेल आउट पैकेज देने जा रहा है, उसके पहले पाकिस्तान के बारे में उसने कुछ बड़ा खुलासा किया है और आज उसी खुलासे को लेकर के मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स में आपके सामने आया हूं। यह जो मुल्क है पाकिस्तान, उसके बारे में थोड़ा आप जान लीजिए। हमारा पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, भूटान है, नेपाल है, चीन है, वैसे ही पाकिस्तान है। इसका जो पूरा क्षेत्रफल है 8 लाख वर्ग किलोमीटर का है। भारत 32 लाख वर्ग किलोमीटर का देश है, यानी कि भारत का 1/4 पाकिस्तान है इलाके के लिहाज से। इसकी जो आबादी है वो 25 करोड़ 67 लाख आज की तारीख में है, यानी कि हमसे 1/5 या उससे भी ज़्यादा हम हैं। और जीडीपी 373 बिलियन डॉलर। हिंदुस्तान की जीडीपी कितनी है? 4.20 ट्रिलियन, यानी कि लगभग 11 गुना ज़्यादा जीडीपी हमारा है। और यह जो देश पाकिस्तान है, जो लगातार बीमार रहता है, रोग कंट्री है, आतंकवादियों को पनाह देने वाला देश है, उसके बारे में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहता है कि पाकिस्तान में भयानक भ्रष्टाचार है। बेहिसाब भ्रष्टाचार ऐसा है कि वो पूरे मुल्क को लगातार खाए चला जा रहा है। लोग कंगाल होते जा रहे हैं, देश फटेहाल होता चला जा रहा है, लेकिन जो लूट रहे हैं वो मालामाल होते चले जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि जब आईएमएफ ऐसा कह रहा है तो हम आज फैक्ट्स एंड फिगर्स में आपके सामने क्या लेकर के आ रहे हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स में आईएमएफ के उस बयान के आधार पर 3 बड़े बुनियादी सवाल बनते हैं। आईएमएफ के कहने का पूरा सच क्या है? क्या पाकिस्तान को भ्रष्टाचार ने बर्बाद किया या भ्रष्टाचार ने ही बर्बाद किया? और फटेहाली की किस हालत में आज की तारीख में पाकिस्तान है? यह जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है, जिसके बारे में आईएमएफ कहता है कि वो भ्रष्टाचार का शिकार है, फटेहाल है, बदहाल है, यह जो 3 सवाल मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। अब आप देखिए कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये ऐसी संस्थाएं हैं जो दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था पर नज़र रखती हैं, उनको समय समय पर मदद या कर्ज देती हैं ताकि दुनिया चलती रहे। तो इंटरनेशनल जो इकॉनमी है उसका एक बड़ा हिस्सा ये सारी संस्थाएं हैं। और आईएमएफ कहता है कि भ्रष्टाचार बड़ी चुनौती है पाकिस्तान में और आर्थिक विकास पर उसका बहुत असर पड़ता रहा है। दूसरी बात जो आईएमएफ कह रहा है अपनी रिपोर्ट में, वो है कि 3 साल में 5.3 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपए लूटे गए, बर्बाद हुए। किसके? पाकिस्तान के, लूट लिए गए। और भ्रष्टाचार के कारण जीडीपी का 6.5% हिस्सा तबाह होता है। यानी कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जितना बढ़ सकती थी, उतना में से 6.5% आप काट दीजिए, लगभग 16वां-17वां हिस्सा, क्योंकि लूट है, करप्शन है, घोटाला है, खा पी करके बराबर कर देते हैं। अब ये खा पी करके बराबर करने वाले पाकिस्तान में कौन कौन से लोग हैं, यह भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। एक तो नेता हैं, दूसरे ठेकेदार हैं, तीसरे बिचौलिए हैं, चौथे अधिकारी हैं। लेकिन इन सबको मिला करके इन सबों से बड़ा लुटेरा पाकिस्तान में कोई है तो वहाँ की इंतज़ामिया है, यानी कि सेना। और सेना का जो जनरल होता है वो सबसे बड़ा लुटेरा होता है। और पाकिस्तान की सेना का जरा कारोबार देखिए, ये सिर्फ लड़ती नहीं है, ये सिर्फ अपने मुल्क की तरफ से दिए गए हथियार, गोला बारूद, साजो सामान के साथ अपने आप को लैस करके अपने देश की सुरक्षा नहीं करती है, यह बहुत कुछ करती है। क्या क्या करती है आप जरा देखिएगा। ये कंपनी चलाती है, कारोबार करती है। पाकिस्तान की सेना फौजी, शाहीन और बाहरिया फाउंडेशन, ये अलग अलग तरह के फाउंडेशन है, आप इनको कंपनियां मानेगा। फौजी फाउंडेशन,
शाहीन फाउंडेशन, बहरिया फाउंडेशन, इस तरह की 50 से अधिक कंपनियां हैं। ये ट्रस्ट की तरह बना करके उसके तहत कंपनियां चलती हैं। और अब देखिए कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में पाकिस्तान की सेना के हाथ फैले हुए हैं या उसने पूरे पाकिस्तान के भीतर अपने आप को पसार लिया है। हेवी इंडस्ट्रीज में सीमेंट बनाती है सेना, फर्टिलाइजर बनाती है, स्टील बनाती है। आपके यहाँ टाटा स्टील बनाता है, पाकिस्तान में आर्मी बनाती है। जो उपभोक्ता सामान होता है, घरेलू जरूरत की चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं, खाद्य उत्पाद, अनाज, प्रोसेस्ड मीट और दवाएं, यह सब का जो बाजार है वो पाकिस्तान की सेना ने अपने पास रखा है, प्रोड्यूस करती है और बेचती है। रियल एस्टेट में है, आप कहीं भी जाइएगा, लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, पेशावर में, हर जगह पर ज़मीन एक्वायर करना और वहाँ फिर अपार्टमेंट खड़ा करना, अपने लिए पहले बनाना, अपनी ज़मीन, अपना महल पहले खड़ा करना, उसके बाद वो पाकिस्तान के लोगों को बेचना। रियल एस्टेट सेक्टर बड़े शहरों में और सर्विस सेक्टर में बैंक, बीमा कंपनी और निजी सुरक्षा। आपको सिक्योरिटी चाहिए, आपको गुंडे मवाली चाहिए ना, मुस्टंडे, हम देंगे, सेना देगी आपकी। बैंक वो चलाती है, आपके नेशनलाइज बैंक है, प्राइवेट बैंक है, पाकिस्तान की सेना की बैंक है। और जीवन बीमा आपके यहाँ है, बीमा पाकिस्तान की सेना भी करती है। बाकी जो बिजनेस है उसका, बेकरी का है, स्कूल का है, यूनिवर्सिटीज़ का है और डेयरी फार्म का है। कोई भी ऐसा धंधा बताइए जो पाकिस्तान की सेना नहीं करती है, और यह सब सिर्फ मुनाफे के लिए करती है। उसकी अपनी अर्थव्यवस्था है। एक समानांतर सरकार पाकिस्तान के भीतर चलती है जिसको पाकिस्तान की सेना कहते हैं। ये आर्मी वेलफेयर शुगर मिल्स, ये चीनी कंपनियां हैं जो आर्मी वेलफेयर शुगर मिल्स के नाम पर पाकिस्तान में चलती हैं। आप कंपनियों के नाम जरा देखते चलिएगा। अस्कारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यानी कि ये लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी है, सेना की है, अस्कारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अस्कारी एविएशन सर्विसेज, यानी कि एविएशन सेक्टर में भी बहुत तरह के सर्विसेज देती है। गाड़ी मेरी होगी, सिक्योरिटी मेरा होगा, पोछा मारने वाला मेरा होगा, बाकी जितने भी लोग हैं सब मेरे होंगे। आर्मी, फौजी सिक्योरिटी सर्विस, जितनी जगह सिक्योरिटी चाहिए आपको हम देंगे, प्राइवेट हो या कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट के लोगों को चाहिए, सब हम देंगे। आप चिंता ही मत कीजिए, हमारे तहत रहिए, आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। फौजी फर्टिलाइजर, ये उर्वरक, यह भी पाकिस्तान की फौज बनाती है। और पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ होता है, इन सब कंपनियों का सीईओ होता है फौजी सीमेंट कंपनी। कुछ भी लो, जूता है, बेल्ट है, राशन है, दवा है, घर है, बीमा है, कुछ भी, हर कुछ पाकिस्तान की सेना करती है। और ऑयल टर्मिनल, फौजी ऑयल टर्मिनल, ये ऑयल के धंधे में है, ऑयल को रिफाइन करना, ऑयल को बेचना, ये सारा काम भी करती है। फौजी कबीरवाल पावर कंपनी, ये पावर सेक्टर में है। आप समझिए कि पाकिस्तान के भीतर सेना चाहे जब चाहे उसका टेटुआ दबा सकती है, वो पावर रोक सकती है, वो सप्लाई रोक सकती है, सिक्योरिटी, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनकी सिक्योरिटी उसी के पास है, जब चाहेगी घेर लेगी। चुपचाप रहो, तुम मेरी कस्टडी में हो। पाकिस्तान की सेना ने पढ़ाई लिखाई से लेकर के और आपके निजी सुरक्षा तक सब अपने हाथ में ले रखा है। नून पाकिस्तान लिमिटेड, नमक बनाने वाली कंपनी, ये सारी कंपनियां जितनी आप देख रहे हैं, ये सारी कंपनियां पाकिस्तान की फौज की हैं। 100 से अधिक कंपनियां चलती हैं। इन तमाम कंपनियों का मालिक, मुख्तार, सीईओ, एमडी, चेयरमैन, जो कहिए, वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ होता है। आज की तारीख में आसिम मुनीर है, जिसको फील्ड मार्शल बना दिया गया है। और आसिम मुनीर ने एक कानून बना दिया कि जब तक वो जिंदा है तब तक वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ रहेगा। पाकिस्तान की फौज की कमान उसके हाथ में रहेगी, फील्ड मार्शल है। आप यह मानिए कि आज की तारीख में आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के भीतर तख्ता पलट कर दिया है। ये औपचारिक रूप से नहीं है, लेकिन उसी के तहत पाकिस्तान की हुकूमत है, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, वहाँ की आवाम है। जो चाहेगा आसिम मुनीर करेगा। बाकी सब बदलेंगे, सिर्फ एक आदमी नहीं बदलेगा, आसिम मुनीर। इसलिए आसिम मुनीर पाकिस्तान में आज की तारीख में डी फैक्टो रूलर है। और यह रूलर ऐसा है जिसके कब्जे में, जिसके शिकंजे में पूरा पाकिस्तान है। 1 मिनट के भीतर सारे पाकिस्तान को घुटनों के बल ला सकता है। अब ये हाल के जो 2 जनरल हैं,
आसिम मुनीर और आसिम मुनीर के उस्ताद जनरल बाजवा, इन दोनों की संपत्ति जरा देख लीजिएगा। ये आदमी आज की तारीख में 22 करोड़ रुपए की संपत्ति का, जायदाद का मालिक है। 2.5 लाख रुपए की सैलरी होती है और 2.5 लाख रुपए की सैलरी जनरल की है और आज की तारीख में 22 करोड़ की संपत्ति का मालिक मुख्तार है। और उससे पहले जब जनरल बाजवा थे, फ्रॉम ज़ीरो, संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं था, लेकिन जब रिटायर हुए तो 13 अरब की संपत्ति उनके पास थी, 1300 करोड़। ये आदमी जब 100 कंपनियों का मालिक होगा, सबका कमीशन खाएगा, सब जगह से लूटेगा, तो जाहिर है कि 1300 करोड़ तो दिखाने के लिए हैं। इससे कहीं ज़्यादा संपत्ति पाकिस्तान के आर्मी चीफ की होती है। इससे पहले जब राहिल शरीफ थे तब भी उनकी संपत्ति बेहिसाब मानी गई, जहांगीर करामत की संपत्ति बेहिसाब मानी गई। और यह जो 22 करोड़ है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग मानिए। ये तो आप ऊपर जो दिख रहा है वो है, नीचे यही होगा 1300 करोड़ या उससे ज़्यादा की संपत्ति। और अब तो जो संविधान संशोधन 27वां पाकिस्तान के भीतर हुआ है और आसिम मुनीर को जिस तरीके से ताकत दे दी गई है, बेहिसाब ताकत, उसके बाद इस आदमी के पास एक छत्र राज करने और 10 उंगलियों को घी में डालने या खुला छुट्टा होकर के लूटने का हक इसके पास हो गया है। और आगे में पाकिस्तान की सियासत है। जब से देश आज़ाद हुआ वहाँ से लेकर के आज तक उसकी माली हालत कमोबेश एक सी ही मानी जाती रही है। बीमार, फटेहाल, तरक्की के रास्ते पर ना जा सकने वाली और कई तरह की बुनियादी समस्याओं, दिक्कतों से लगातार जूझती रहने वाली। अब ये कौन कौन से हुक्मरान हैं जो लूटते हैं? जो भी आता है पाकिस्तान को लूटता है। और यही कारण है कि जो भी वहाँ वज़ीर आज़म, प्रधानमंत्री रहा, वो कभी भी भ्रष्टाचार के आरोपों के दायरे से बाहर गया नहीं, जेल की हवा उसने खाई नहीं। अब पहले आप बेनज़ीर भुट्टो को देखिए, वो 2 बार प्रधानमंत्री नहीं, 88 से 90 के बीच में और 93 से 96 के बीच में। 99 में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में सज़ा हुई। उस सज़ा से बचने के लिए वो पाकिस्तान से बाहर चली गई, एग्ज़ाइल में ही, निर्वासन में ही वो लगातार रहती रहीं, तब तक जब तक कि 2007 में वहाँ मुशर्रफ के बाद चुनाव अनाउंस नहीं हो गए। और जब लौट करके वो चुनाव के लिए आई पाकिस्तान, तो रावलपिंडी में एक पार्क के बाहर ब्लास्ट में वो मारी गईं। तो ये अब दूसरे प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का पूरा ख़ानदान पाकिस्तान के भीतर बहुत बड़े उद्योगपति घराने के तौर पर जाना जाता है और बहुत सारे सेक्टर्स में इनकी कंपनियां काम करती हैं। बेहिसाब पैसा है पाकिस्तान के ये लोग हैं। और पाकिस्तान में जो पंजाब सूबा है, पंजाब सूबे के भीतर इनकी अपनी मिल्कियत चलती है, इनका अपना शासन चलता है, इस तरीके से मान सकते हैं। 3 बार के प्रधानमंत्री और मुशर्रफ के दौरान इनको जेल भेजा गया कई तरह के गंभीर मामलों में, उसमें करप्शन, भ्रष्टाचार के मामले भी थे। और बाद में फिर मुशर्रफ ने कहा कि तुमको सज़ा से बचना है तो तुम देश छोड़ दो, और नवाज शरीफ ने उसके बाद से देश छोड़ दिया। बाद में जब लौट करके आए, अभी हाल का जो चुनाव हुआ 2017 के आसपास, जिसमें इमरान खान की जीत हुई थी, उस दौरान उनको, अभी जो चुनाव हुए हैं इसमें भी तय ये हुआ कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। पाकिस्तान की फ़ौज ने कहा कि आप बेहतर है कि लौट जाइए, आपको प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता है, आपके भाई शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बनेंगे और आपकी बेटी मरियम नवाज पंजाब की मुख्यमंत्री बनेगी। तो मरियम मुख्यमंत्री पंजाब की हैं और भाई शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। अब 2018 से 22 तक इमरान खान की बात करिए जो प्रधानमंत्री थे, ये तीसरे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, और इनके ऊपर 100 से अधिक मुकदमे हैं और ज़्यादातर भ्रष्टाचार के हैं या सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स के लीक होने के मामले में इनकी गिरफ्तारी है और कई मामलों में सज़ा है। अब ये 2 अगस्त 2023 से आज तक रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं और जेल के भीतर इनके खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में बार बार यह कहते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान के 4 प्रधानमंत्रियों को आप देखिए, क्योंकि बात अब वहाँ है जहाँ इमरान खान को रखा गया, रावलपिंडी की अदियाला जेल में। रावलपिंडी के बारे में जानिए। रावलपिंडी की तस्वीर में आपको दिखाना चाहता हूँ। रावलपिंडी पाकिस्तान का ऐसा शहर है जहाँ सेना का मुख्यालय है, आर्मी का हेडक्वार्टर है, और रावलपिंडी में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई।
और उन घटनाओं से पाकिस्तान की पूरी हुकूमत और पाकिस्तान में जो हालात थे सब के सब बदल गए। और क्या हुआ रावलपिंडी के भीतर और आज की तारीख में क्या हो रहा है रावलपिंडी के भीतर, यह जानना भी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इन सब का लेना देना पाकिस्तान में जो करप्शन का, भ्रष्टाचार का खुला खेल मुरादाबादी चलता है उससे ही है। बेनज़ीर भुट्टो कहाँ मारी गई? रावलपिंडी पार्क में, बाहर ब्लास्ट हो गया। उस पार्क के भीतर ही 1951 में जो आदमी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था, गोली मार दी गई। उस पार्क के भीतर जिस आदमी ने गोली मारी उसको गोली मार दी गई। आज तक पता ही नहीं चला कि लियाकत अली खान को मारा किसने, किस मकसद से, मोटिव क्या था। कहाँ? उसी शहर में, रावलपिंडी। और जुल्फिकार अली भुट्टो जो सबसे डायनेमिक प्रधानमंत्री माना जाता था पाकिस्तान का, उस आदमी को फांसी हो गई। फांसी किस मामले में? लाहौर के भीतर एक कार चल रही थी, कार के भीतर एक नेता का पिता चल रहा था, उसकी हत्या हो गई। कहा गया कि प्रधानमंत्री ने उसकी हत्या करवा दी। फर्जी तरीके से सारे सबूत और गवाह खड़ा किए गए। और जिस आदमी को जुल्फिकार अली भुट्टो खान ने आर्मी चीफ बनाया था, जियाउल हक, उसी जियाउल हक ने, जो जियाउल हक उनके सामने हाथ बांध के खड़ा रहता था, जो उनके जूते पोंछता रहता था, उसने फांसी पर लटका दिया अपनी मर्जी से। बाद में पता चलता है कि पूरी की पूरी साजिश थी। और उसी अदियाला जेल में आज की तारीख में इमरान खान बंद है। अब भुट्टो ने उस समय अपनी किताब में जो लिखा है और इमरान खान अब जो सोशल मीडिया के जरिए लिख रहे हैं, दोनों बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि दोनों का रिश्ता, भुट्टो का और इमरान खान का, भुट्टो के बाद पाकिस्तान के भीतर कोई बहुत ही डायनेमिक प्राइम मिनिस्टर हुआ जिसके पीछे सारा पाकिस्तान एक नई उम्मीद के साथ जगा और खड़ा हुआ, वो इमरान खान। इमरान खान आज की तारीख में पाकिस्तान के भीतर सबसे पॉपुलर हैं जेल में होने के बावजूद, और जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ भी यही था, वो बहुत पॉपुलर थे जेल में होने के बावजूद। लेकिन जियाउल हक ने फांसी पर चढ़ा दिया और यहाँ आसिम मुनीर फांसी पर चढ़ा सकता है। भुट्टो ने अपनी किताब इफ आई एम असैसिनेटेड में लिखा, मुझे जेल में काफ़ी यातना दी जाती है, एक तंग कमरे में रखा जाता है जहाँ ना तो ठीक से रोशनी आती है और ना ही हवा। हर वक्त मुझ पर नज़र रखी जाती है और मुझे अपमानित किया जाता है। जेल में मानवीय सहायता तक उपलब्ध नहीं कराई जाती है, ना तो बीमार होने पर दवा दी जाती है और ना ही कोई कागज़ या फिर कलम। मैं एक ऐसे कैदी की तरह रह रहा हूँ जो अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा है। ये जुल्फिकार अली भुट्टो लिख रहे हैं अपनी किताब में। फांसी पर लटकाए जाने से पहले हालात उनके कैसे थे, यह आप देखिएगा। और अब इमरान खान को सुनिए। वही शहर है रावलपिंडी, वही जेल है अदियाला, और अदियाला जेल में एक वक्त 79 का भुट्टो का, एक वक्त 2025 का इमरान खान का, दोनों मोस्ट डायनेमिक प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान। और इमरान खान कहते हैं अपनी पोस्ट में कि मैं केवल संविधान की सर्वोच्चता और अपने देश की सेवा के लिए देश के इतिहास में सबसे कठोर कारावास काट रहा हूँ। उन्होंने आगे लिखा, उत्पीड़न और तानाशाही का स्तर इतना ज़्यादा है कि मेरे पास नहाने के लिए जो पानी है वह भी गंदा और दूषित है, जो किसी भी इंसान के इस्तेमाल के लायक नहीं है। इमरान खान के हालात और भुट्टो के हालात का अंदाज़ा आपको हो रहा होगा। आज की तारीख में जो आदमी आर्मी चीफ है, फील्ड मार्शल है, जो जीवन भर फील्ड मार्शल रहेगा, जिसके पास 5 स्टार का तमगा रहेगा, और एटमिक पावर जो कंट्रोल है पाकिस्तान का वह भी उसके पास है, वो आसिम मुनीर है। और आसिम मुनीर इमरान खान को हर कीमत पर मारना चाहता है, क्योंकि इमरान खान अगर बाहर आ जाएंगे तो उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे 1979 में जियाउल हक को पता था कि अगर भुट्टो बाहर आ गए तो फिर उनकी मौत तय है। भ्रष्टाचार, खुला खेल, लूट खसोट, इन सब के कारण आपको जेल जाना पड़ेगा, बाजी पलट जाएगी और आपकी ज़िंदगी सांसत में आ जाएगी।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि बार बार प्रधानमंत्रियों का जेल जाना या फिर देश से बाहर उनका भाग जाना या फिर जेल में जाकर के उनको मार दिया जाना, यह सब कुछ पाकिस्तान की लूट का हिस्सा है। कोई अलग से दास्तान नहीं है, अलग से कहानी नहीं है। ये लगातार आज़ादी के बाद से पाकिस्तान जिस तरीके से लूटा जाता रहा है अपनी ही सेना और अपनी ही सरकार के हाथों, जिस तरीके से आज खस्ताहाल है, फटेहाल है, बदहाल है। आपकी स्क्रीन पर पाकिस्तान में जो सामान है उसके दाम दिख रहे हैं। आटा का दाम देखिए आप, चावल का दाम देखिए आप, अंडा है, पेट्रोल है। ये आम आदमी की ज़रूरतों के रोज़ाना के सामान हैं और इनकी कीमत कितनी ज़्यादा है। कैसे कोई आदमी घर चलाता होगा, लेकिन जो सेना में है, सरकार में है, वो भरा पूरा है। इतना है कि उसके पास 7 पुश्तों के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ज़रा ये देखिए कि जो दुनिया की रैंकिंग होती है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो रेटिंग देता है करप्ट कंट्रीज़ या क्लीन कंट्रीज़, तो पाकिस्तान कहाँ ठहरता है? पाकिस्तान का स्कोर 100 में 27 है और 180 देशों की जो फहरिस्त तैयार होती है उसमें 135वें नंबर पर है। दुनिया में डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर ये टॉप कंट्रीज़ हैं। इनका स्कोर 80, 85, 90 होता है, लेकिन पाकिस्तान 27। पाकिस्तान कहाँ है? जहाँ सोमालिया है, जहाँ सूडान है, उन देशों के पास है। हिंदुस्तान की हालत उससे बेहतर है, 39 स्कोर है और 93rd पोजीशन है हिंदुस्तान का 180 देशों में, यानी कि आधे वाले पर आकर के खड़ा हिंदुस्तान। चीन का स्कोर 43 है, 43, और वो दुनिया में 76 रैंक पर खड़ा हुआ देश है। अमेरिका बहुत बेहतर है, लेकिन तब भी 65 का स्कोर है और 28वें नंबर पर है। यानी कि दुनिया में जितने देश हैं वहाँ मोस्ट करप्ट अगर नीचे से शुरू होता है और मोस्ट क्लीन ऊपर से, तो 28वें पायदान पर अमेरिका है, 76वें पायदान पर चीन है, भारत 93 और 135वें पायदान पर पाकिस्तान है। पाकिस्तान के साथ अब ज़रा चलिए कि पाकिस्तान को लेकर के बाकी चीज़ें कैसी हैं। और यह जो भ्रष्टाचार का मारा पाकिस्तान है उसमें कर्ज और जीडीपी का जो रेशियो है वो 70% है। यानी कि टोटल पाकिस्तान की जीडीपी है, जितना प्रोड्यूस होता है, जितना प्रोडक्ट होता है, जितनी सर्विसेज हैं, सबका जो टोटल वैल्यू होता है उस वैल्यू के मुकाबले में जो कर्ज उसने लिया है वो 70% है। आप समझिए भाई, उस कर्ज का जो ब्याज चुकाता है वो अपने टोटल जीडीपी का 40%। बुनियादी ढांचे के लिए उसके पास पैसा होता ही नहीं है कि बिजली के लिए, सड़क के लिए, अस्पताल के लिए, स्कूल के लिए पैसा ही नहीं होता है। इसलिए सब आपको पाकिस्तान में बदहाल दिखेंगे। कुछ इलाकों को छोड़ दें चुनिंदा, तो 18 घंटे आज की तारीख में बिजली नहीं है क्योंकि पैसा ही नहीं है। फॉरेक्स नहीं है तो आप कोयला नहीं मंगा सकते हैं, फिर बिजली घर नहीं चलेंगे, बिजली घर नहीं चलेंगे तो बिजली नहीं आएगी, बिजली नहीं आएगी तो बड़ी कंपनियां पाकिस्तान में कैसे काम करेंगी, तो पाकिस्तान छोड़ रही हैं। तो यह जो पूरा एक विश्व साइकिल है कि आप एक जगह लुढ़कते हैं तो लुढ़कते लुढ़कते आप लगातार लुढ़कते चले जाते हैं और फिर आप औंधे मुँह गिर जाते हैं। पाकिस्तान औंधे मुँह गिरा हुआ है और कहता है कि हमको उठाओ, IMF पैसा दो। और ये अर्थव्यवस्था 75 साल पहले जैसी थी आज की तारीख में वैसी ही है। भाई तुम कितनी बार उठाए जाओगे? 24 बार बेल आउट पैकेज 1958 से लेकर के आज तक। बार बार बीमार होता देश और बार बार उसको खड़ा किया जाता है। और भारत कहता है कि IMF से मत दो पैसा, यह पैसा जो भी लेगा ये खाएगा पिएगा, बेहतरी के लिए नहीं लगाएगा। यह आतंकवादियों को देगा, बम गोला बारूद ट्रेनिंग कैंप्स में लगाएगा और हिंदुस्तान के खिलाफ उसका जो टेरर ऑपरेशन है वो चलेगा। पैसा वहाँ की आर्मी खा जाएगी, वहाँ के आतंकवादी खा जाएंगे। बावजूद इसके IMF देता है। पिछली बार जब हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, यह भी गौर करने वाली बात है कि जब हमने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, हमले के ठीक बाद एक बेल आउट पैकेज $1 बिलियन का IMF ने दिया भारत के एतराज़ के बाद या बावजूद, और फिर से वो देने जा रहा है दूसरा $1.2 बिलियन का। भारत बार बार विरोध करता है कि पाकिस्तान को IMF बेल आउट पैकेज दे करके लगातार खड़ा करता है, लेकिन पाकिस्तान जस का तस औंधे मुँह गिरा पड़ा है। जो पैसा जाता है वो सेना, हुक्मरान और आतंकवादी, यह तीनों लूट मारते हैं और आप लोग समझते क्यों नहीं हैं। लेकिन वो दुनिया के उसूल है। और अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, उस आदमी का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट पाकिस्तान में है। उसके क्रिप्टो करेंसी का कारोबार चल रहा है। पाकिस्तान को उसने अपने कारोबार की ज़मीन के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। उसकी पीठ पर हाथ रखने लगा है। इसलिए
आईएमएफ उस अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान की मदद कर रहा है, उसको बार बार कई तरह के ऐतराज सवाल के बाद भी बेल आउट पैकेज दे रहा है और अब कहता है कि करप्शन तुम्हारा इतना ज़्यादा है, अगर तुम 3 से 6 महीने के भीतर इसको सुधारा नहीं, हालात बेहतर नहीं हुए तो तुम खड़ा ही नहीं सकते, तुम मेरा पैसा वापस कर ही नहीं पाओगे और तुम लगातार बर्बाद होते चले जाओगे। इसलिए 3 से 6 महीने के भीतर रिफॉर्म्स ज़रूरी हैं। अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मलेशिया 2 दिनों के लिए गए थे और मलेशिया की सरकार को पटाने की उन्होंने पुरजोर कोशिश की कि भाई आईएमएफ लगातार पाबंदियां हम पर लादता रहता है, वो कई शर्तें डालता रहता है, ऐसा करो वैसा करो वैसा करो, हम मुसीबत में हैं। अगर मलेशिया आगे आ जाता है, मलेशिया पाकिस्तान की मदद करता है तो दोनों देशों के बीच में रिश्ते बेहतर तो होंगे ही। पाकिस्तान जो इस्लामिक देश हैं उनका बहुत ताकतवर और बड़ा नुमाइंदा बन सकता है। इस्लाम की आड़ में अपना मतलब साधने के लिए पाकिस्तान का प्रधानमंत्री मलेशिया में खेल कर रहा है और हवाला किसका दे रहा है? आईएमएफ का, कि आईएमएफ से बहुत परेशान है। और आईएमएफ किसके हाथों खेल रहा है? अमेरिका के। अमेरिका का प्रेसिडेंट किसके हाथों खेल रहा है? अपने खानदान के बिजनेस के। इसलिए हिंदुस्तान लगातार ऐतराज करता है, सवाल करता है और वो बार बार कहता है कि ये सरासर गलत हो रहा है। दूसरों की रोटी और दूसरों की रियायत पर चलने वाले या पलने वाला पाकिस्तान जब ये कहता है कि मैं तो हिंदुस्तान के मुकाबले में खड़ा हो सकता हूँ तो तरस आता है। पाकिस्तान को अपने बारे में ठीक से सोचना चाहिए। एक बदहाल मुल्क, दुनिया के लिए बड़ी मुसीबत, अपने बारे में नहीं सोचता है, यह ज़्यादा चिंता वाली बात है। फैक्ट्स एंड फिगर्स में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात फिर होती है, तब तक के लिए दीजिए विदा। जय हिंद।